साथियों नमस्कार। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हमारे गए वीडियो में आपने जाना था चेक बाउंसिंग की प्रक्रिया क्या है, चेक बाउंस होने जाने के बाद नोटिस कितने दिन में दिया जाना चाहिए और कितने दिन में देने के बाद कितने दिन में उस पर परिवाद संस्थित किया जाता है। लेकिन वहां पर हमारा एक क्वेश्चन बाकी था, क्या किसी व्यक्ति के चेक बाउंस होने पर 138 NI एक्ट के साथ क्या 420 406 का मुकदमा यानी कि FIR दर्ज कराई जा सकती है? इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। एक बार और कहूंगा, चैनल पर या हमारे फेसबुक पेज पर नए हैं तो सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर करें ताकि आगे के अपडेट हमारे चैनल के जो भी है वह आप तक पहुंच पाए। तो साथियों, गए वीडियो में हमने बताया था कि जब आपने अपने विधिक दायित्व के भुगतान हेतु यदि आपने कोई चेक दिया है, पार्टी ने वह नियत तिथि को या निश्चित दिनांक को अपने बैंक में पेश किया और किसी भी कारण से यदि चेक बाउंस हुआ और उसको चेक और रिटर्न मेमो मिल जाते हैं, उसके पश्चात वह रिटर्न मेमो के 30 दिन के भीतर उस सामने वाली पार्टी को लीगल नोटिस देगा कि आपका चेक बाउंस हो चुका है और ये राशि का आपको भुगतान करना है। 15 दिन के अंदर भुगतान करो, नहीं तो मुझे 138 NI एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करनी पड़ेगी। व्यक्ति द्वारा 15 दिन में भुगतान नहीं किया जाता है, ऐसी अवस्था में 138 NI एक्ट के अंतर्गत नोटिस देने के 45 दिन के भीतर, इस बात को बड़े ध्यान से समझना होगा, ये नोटिस भेज दिया, भेजने के बाद 15 दिन उसको रिसीविंग होने के 15 दिन के का जो पीरियड है उसमें वो व्यक्ति आपको भुगतान कर सकता है। वहां तक आपको वेट करना है। उससे पहले यदि आप दावा पेश करेंगे तो वह अनमेच्योर्ड दावा होगा और वह खारिज हो जाएगा। इसीलिए 15 दिन के बाद और उसके 30 दिन तक आप कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लेकिन गए वीडियो में जो हमारा सवाल था वो ये था कि सर, क्या चेक बाउंस होने पर हम 138 NI एक्ट के साथ 420 406 का मुकदमा केस में फाइल कर सकते हैं? तो देखिए, 420 और 406 के अंदर जब FIR दर्ज होती है तो वहां सिंपल सी बात आती है, चिटिंग, धोखाधड़ी। यानी कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको चेक दिया, इसीलिए आपने खाते में डाला और आपका बाउंस हो गया। तो बात यह है कि क्या आप इस चीज को प्रूव कर सकते हैं कि सामने वाले ने जब आपको चेक दिया तो कुल मिलाकर उसका इंटेंशन यही था कि इनको राशि का भुगतान नहीं होना चाहिए, मुझे इनको भुगतान नहीं करना पड़े और अभी का टाइम मेरा निकल जाए, इसलिए मैंने चेक दे दिया। यदि आप उसकी धोखाधड़ी को कन्विंस कर सकते हो, साबित कर सकते हो, मतलब कुल मिला के आप जाहिर कर सकते हो किस कारण सामने वाले व्यक्ति का जो इंटेंशन था वह कुल मिलाकर आपके साथ चिटिंग करना था, तो उस मामले में आप आपराधिक प्रकरण दर्ज करवा सकते हो। लेकिन ऐसे मामलों में जनरली पुलिस थाने के अंदर FIR दर्ज नहीं की जाती है, केवल परिवाद लिया जाता है। लेकिन पुलिस थाने के अंदर जब आप रिपोर्ट देते हैं तो वहां से आपको एक प्राप्ति रसीद दी जाती है कि आपने परिवाद पेश किया है। और आजकल इस डिजिटलाइजेशन के युग में आपको परिवाद का नंबर भी आपके नंबर पे प्राप्त हो जाता है टेक्स्ट मैसेज के रूप में कि कौन उस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगा। अब FIR जो है वो दर्ज नहीं की थाने ने, इसके बाद आपको पुलिस की सुपीरियर अथॉरिटी जो किसी भी जिले में जिला पुलिस अधीक्षक वगैरह होते हैं, आपको उनके सामने अपना वही परिवाद प्रस्तुत करना होगा जिसमें ये लिखा जाएगा कि हमने इस तारीख को संबंधित पुलिस थाना का नाम, उसमें हमने रिपोर्ट दी पर पुलिस द्वारा FIR दर्ज नहीं की गई, जिस कारण हमें आपको रिपोर्ट पेश करनी पड़ रही है। आपको उस रिपोर्ट में यह भी खुलासा करना पड़ेगा कि सामने वाले व्यक्ति ने किस तरीके से आपके साथ धोखाधड़ी की है। अब आप यदि जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी आप परिवाद पेश करते हैं, यदि उनके द्वारा FIR ऑर्डर होकर कर दिया जाता है, दैट गुड। लेकिन बाय द वे उनके द्वारा FIR ऑर्डर नहीं किया जाता है और संबंधित थाने को भेज दिया जाता है, तो ऐसी अवस्था में आपको जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय से भी उस परिवाद की रसीद प्राप्त होती है। यहां पर आप दूसरा तरीका यह भी आजमा सकते हैं कि आप उस कंप्लेंट को 2 कॉपी में संबंधित डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी के साथ स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए आप जिला पुलिस अधीक्षक को भेज सकते हैं। जिला पुलिस अधीक्षक को भेजने के पश्चात आप जो डाक की रसीद है वह अपने
कंप्लेंट कॉपी उस पर लगा के 2-4 दिन बाद आप इंडिया स्पीड पोस्ट या जिस भी माध्यम से आपने भेजा है आप उसकी ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालें। ट्रैकिंग रिपोर्ट निकालने के बाद किस तारीख को डिलीवर हुआ वो देखें, संबंधित पुलिस थाने जाकर पता लगाए कि एफआईआर दर्ज हुई या नहीं हुई तो ऐसी अवस्था में आप संबंधित न्यायालय, जो उस पुलिस थाने का संबंधित न्यायालय है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वहां पर आप सीआरपीसी की धारा 156 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत आप एक वकील के माध्यम से आप इस्तगासा फाइल कर सकते हैं। जहां पर इस्तगासा फाइल करने में आपने किस पूरी स्टोरी वही आएगी जो आपने वहां पर लिखी है, बस इस रिपोर्ट में एडिशनल चीज ये जुड़ेगी कि आपने इस तारीख को पुलिस थाने में रिपोर्ट दी, इस तारीख को आपने एसपी ऑफिस में रिपोर्ट दी, उनके सबूत लगेंगे, बावजूद उनके द्वारा एफआईआर ऑर्डर नहीं किया गया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी जांच करवाई जाएगी, जांच करवा के संबंधित पुलिस थाने से रिपोर्ट मंगवाई जाएगी और यह देखा जाएगा कि आपने 154 सीआरपीसी के प्रावधानों का पालन किया या नहीं किया। उसके पश्चात न्यायालय इस पर संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करने का भी आदेश दे सकता है और 202 में आपके बयान दर्ज करके वह संबंधित जांच विचारण के लिए भी आगे भेज सकता है। बस यहां पर इंटेंशन यही है कि कुल मिलाकर धोखाधड़ी, जो चीटिंग हम कहते हैं, वह परिलक्षित होनी चाहिए, दिखनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति ने जो चेक दिया है उसका इंटेंशन धोखाधड़ी करने का ही था। जनरली फंड्स इंसफिशिएंट के कारण यदि चेक बाउंस होता है तो वहां 420-406 में जनरल एफआईआर नहीं होती है, लेकिन यदि पार्टी ने इंटेंशनली धोखाधड़ी कायम करते हुए सिग्नेचर मिसमैच किए है, उसने यदि अकाउंट ब्लॉक करवा दिया है, बंद खाते का चेक दिया है, किसी और व्यक्ति का चेक आपको देके खुद के साइन कर लिए है, या फिर अपना ही चेक देके किसी और व्यक्ति के साइन करवा दिए है, या फिर उसने आपके साथ कोई प्रॉपर्टी खरीद की या कोई लोन दिलाने के नाम पर या किसी पॉलिसीज के नाम पर इस प्रकार से कोई धोखाधड़ी कारित की है, तो आपके जो व्हाट्सएप चैट, कॉल रिकॉर्डिंग, आपके साथ जो इंसिडेंट हुए, कोई लिखा पढ़ी हुई, जिससे कि आप साबित कर सकते हो कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई है, तो आप इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हो और साथ में 138 एनआई एक्ट के अंतर्गत भी आप मुकदमा दर्ज करा सकते हो। लेकिन हमारी सलाह ये रहेगी, एफआईआर दर्ज कराने से पहले आपको चेक बाउंस हो जाने पर रिटर्न मेमो की जो डेट है उस डेट के 30 दिन के भीतर आपको 15 डेज का पार्टी को नोटिस देना है और उस नोटिस को देने के बाद ही आपको एफआईआर और 138 के एनआई एक्ट के प्रोसेस में जाना चाहिए। आप ये भी न सोचें कि 406 की एफआईआर दर्ज हो गई तो आपको उससे राहत मिल जाएगी और आप 138 एनआई एक्ट का दावा फाइल न करो। यह गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हो सकता है पुलिस अनुसंधान अधिकारी सामने वाले व्यक्ति के प्रभाव में आकर या अनुसंधान में यह पाता है कि इस मामले में धोखाधड़ी साबित नहीं हो रही है, तो आपके प्रकरण पर एफआईआर क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दे और आप उस मामले के अंदर ही रह जाओ कि मैंने तो पुलिस कार्रवाई की थी, मुझे पैसा मिल गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप 420-406 का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं तो आपको 138 एनआई एक्ट का मुकदमा भी दायर करना चाहिए। इसी प्रकार के लीगल अपडेट हमारे इसी चैनल पे दिए जाते रहते हैं। आगे 138 एनआई एक्ट के अंदर बहुत सी बातें हैं जिनके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। बने रहे इस चैनल पे, सब्सक्राइब करें ताकि आगे के अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़, जय राजस्थान।